हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। हम लोग आजकल हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम और कोल इंडिया लिमिटेड और वाइजैक के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वार्म रिस्पांस। और खुशी की बात है कि आप लोग इसको ठीक से पढ़ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं एंड ऑल ऑफ़ यू आर एडमायरिंग दीज लेक्चर्स लाइक एनीथिंग। ये एफ़र्ट ऐसे ही जारी रहेगा। कुछ क्वेरीज हैंडल कर दूँ। ये कोर्स समय से पहले ख़त्म हो जाएगा। 28 फरवरी को CIL का एग्ज़ाम है, उससे काफ़ी पहले ख़त्म कर दूँगा। दूसरा, इस पे और सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स नहीं संभव हो पाएंगे, लेकिन कंटेंट मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर का एक लिंक आपके साथ कल शेयर करूँगा, जहाँ आपको बाकी सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हिस्ट्री पॉलिटी के लिए आप निश्चिंत रहें, और समय से पहले ख़त्म होगा ये, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और कंप्लीट होगा। तो मेहनत से पढ़ते जाइए, हिस्ट्री और पॉलिटी साथ साथ चलाएंगे। अब आज हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, और इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक एज हम कुछ कर चुके हैं। एक और बात बता दूं आपको कि ये इसका स्टैंडर्ड मैंने लगभग वही रखा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। मेरे सारे लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से ही हैं। पिछले 18-19 सालों में जो PSUs में जब GS आया करती थी, NTPC में, BHEL में, BEL में, पावर ग्रिड में, ये सारे क्वेश्चंस मुझे याद हैं, और मेरा लेक्चर का पैटर्न डिज़ाइन उसी के हिसाब से है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कहीं कहीं थोड़ा सा लेवल ऊपर इसलिए दे रहा हूँ कि आपके और एग्ज़ाम्स भी कवर हो जाएं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका टू दी पॉइंट कवरेज हो रहा है, और कम समय में हो रहा है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। तो बिल्कुल फ्री होकर पढ़िए और रिवाइज़ करते रहिए और नोट्स अपने बनाते जाइए। तो हिस्ट्री को आज लेते हैं। इंडस और वैदिक एज हम कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक एज में कुछ पॉइंट्स आपको और बता दूं। मैंने आपको ये बताया कि वैदिक एज का पीरियड 1500 से 600 BC है। इसके दो फेजेस हो जाते हैं, अर्ली वैदिक एज (1500 से 1000 BC) एंड लेटर वैदिक एज 1000 से 600 BC। ये वैदिक एज का हिस्टोरियंस ने डिवीज़न कर रखा है, क्योंकि इन दोनों पीरियड्स में कुछ फीचर्स में फ़र्क है। तो वैदिक लिटरेचर तो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ इस पीरियड के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूँ। तो कई बार मैं इसलिए समझाता हूँ आपको, ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। उसका एग्ज़ाम से मतलब शायद ना भी हो, लेकिन समझ आने के लिए वो सीक्वेंस ज़रूरी होता है। तो वैदिक लिटरेचर का एक पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं वैदिक एज का। दूसरा पार्ट है इस फीचर्स के कुछ पीरियड्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहले अर्ली वैदिक एज, फिर कुछ लेटर वैदिक एज। तो क्या इनके फीचर्स हैं, लेट अस सी। तो 1500 से 1000 BC इज़ अर्ली वैदिक एज, और 1000 से 600 BC इज़ उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। नाउ सी, अर्ली वैदिक एज है ना। अब इसमें आपको ये याद दिला दूं कि मैंने वैदिक एज के लिटरेचर के लेक्चर में बताया था कि 1500 से 1000 BC का पीरियड ऋग्वेद का पीरियड है, जो सबसे पहला वेद था। तो अर्ली वैदिक एज को ऋग्वैदिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय के जानने के लिए इस समय के बारे में जानने के लिए द ओनली सोर्स इज ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से कुछ बातें पता लगी। सबसे पहले तो जो पहले वाले आर्य थे वो किस एरिया में रहते थे, वो अपने एरिया को कहते हैं सप्त सिंधव। वो अपनी लैंड को कहते हैं सप्त सिंधव, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। मतलब जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं, उस लैंड को बोला है उन लोगों ने सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधव प्रदेश। दैट इज़ वेयर द प्लेस वेयर
फ्लो 7 रिवर्स, वहाँ 7 नदियाँ बहती हैं। मतलब दे आर टॉकिंग ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मतलब ज्योग्राफी में बोले तो इंडस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर आर्यंस के लिए इंडस है। इंडस नदी के और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहते हैं और इंडस का रियल नाम है सिंधु नदी। ऋग्वैदिक नाम इंडस नदी का है सिंधु नदी, और ग्रीक लोगों ने इसे कहा इंडस रिवर, तो नाम इंडिया हो जाएगा सिंधु नदी। और अरब और पर्शियन वर्ल्ड में इस नदी का नाम पड़ गया हिंदू नदी। इस तरीके से वर्ड आ गया हिंदू। हिंदू एक धार्मिक वर्ड ना होकर एक ज्योग्राफिकल टर्म है। एक नदी को कुछ लोग कहते थे हिंदू नदी, अरब पर्शियन वर्ल्ड में वो साको हा बोलते थे, तो उनके लिए रिवर हो गई हिंदू नदी। सिंधु नदी, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, जो पंजाब की 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी, ये उस सिस्टम का पार्ट हैं। और सरस्वती और काबुल, मतलब अफ़गानिस्तान से और राजस्थान तक का क्षेत्र कहलाता था सप्त सिंधु रीजन। और आर्य लोग अपने क्षेत्र का नाम लेते हैं ऋग्वेद में सप्त सिंधु। वो सप्त सिंधु में रहते हैं, नदी सिंधु नदी और उसकी सिस्टम के आसपास वो रहते हैं। ऋग्वेद में बताया गया दैट आर्यंस वर्शिप्ड 33 गॉड्स, 33 गॉड्स की पूजा करते हैं वो। मैंने बताया वो प्रेयर्स करते हैं, गॉड की प्रेज में प्रेयर्स करते हैं। तो 33 गॉड्स की वो प्रेयर, 33 गॉड्स मेंशन्ड हैं कहाँ? ऋग्वेद में। ये पूछा जाता है ऋग्वेद में 33 गॉड्स मेंशन्ड हैं। उनमें वो गॉड जिसके लिए सबसे ज़्यादा मंत्र हैं वो इंद्र हैं, ये पूछा जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ श्लोकाज और मंत्रास, 1028 मंत्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ श्लोक किसके लिए हैं? इंद्र के लिए हैं। इंद्र को रेन गॉड भी कहते हैं। और प्रार्थना करते हैं यू शुड कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन सो दैट वी हैव ग्रीनर पास्चर्स, चारगाह भूमि हरित हो, ताकि पशुओं के चरने के लिए जगह हो जाए। तो इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा मंत्र हैं। दूसरे नंबर पर मंत्र हैं लॉर्ड अग्नि के लिए, उनके लिए 200 मंत्र हैं। लॉर्ड अग्नि के लिए 200 मंत्र हैं, मतलब लगभग आधे मंत्र ऋग्वेद के इंद्र और अग्नि के लिए हैं। अग्नि के समक्ष मंत्र बोला जाता है, इसलिए जो भी प्रार्थना की जाती है उसे गॉड्स तक ले जाने का काम करते हैं लॉर्ड अग्नि, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। एक गॉड है सोम, जो गॉड ऑफ प्लांट्स हैं। ये गॉड ऑफ प्लांट्स हैं। एक गॉड है सोम जो गॉड ऑफ प्लांट्स हैं। उषा अमंग द गॉडेसेस, और जो देवियां हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं उषा, गॉडेस ऑफ डॉन। मतलब जब ये सुबह अपनी रथ पे बैठ के स्काई में आती हैं, उष काल, अर्ली मॉर्निंग, देन स्टार्ट्स द डे। तो वैसे तो ज़्यादातर गॉड हैं, मेल गॉड्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फीमेल गॉड गॉडेस ऑफ डॉन है, मतलब सुबह का काल। तो बेसिकली 33 गॉड्स की बात हो रही है। और मैंने आपको वैदिक लिटरेचर में बताया कि जो पूजा पाठ का तरीका है वो प्रेयर्स बोली जाती हैं, रिसाइट की जाती हैं इन द ऑनर ऑफ गॉड, इन द प्रेज ऑफ गॉड। तो ऋग्वैदिक आर्यंस बेसिकली नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते हैं, और कोई टेम्पल्स वगैरह नहीं होते हैं। अभी टेम्पल्स की पूजा नहीं हो रही है, बस मंत्रों का उच्चारण है गॉड की प्रेज में। मतलब और सारे गॉड्स क्या हैं? नेचुरल फोर्सेस हैं। ये सारे के सारे गॉड्स नेचुरल फोर्सेस हैं। तो ऋग्वेद टॉक्स अबाउट हाउ मेनी गॉड्स? 33 गॉड्स। द हाईएस्ट नंबर ऑफ मंत्रास आर फॉर इंद्र हु इज़ कॉजिंग द रेन्स, बारिश कराने का काम इंद्र का है। तो दे आर वर्शिपिंग 33 गॉड्स। ऋग्वेद के लोग कबीलों में बटे हुए हैं और कबीले को जन कहते हैं। कबीले को जन कहते हैं, और जन का जो मुखिया होता है उसे राजन कहते हैं। राजा शब्द जन से बना है, राजन, कबीले को चलाने वाला संचालक राजन है, तो राजन कहते हैं। और हिंदी और संस्कृत में ट्राइब का मतलब जन होता है। ये जो कबीले का राजा था, राजन था, ये रूल्ड द कबीला विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड सभा
एंड समिति, सभा एंड समिति। विच ऑफ द फॉलोइंग वर टू इम्पॉर्टेंट ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबलीज? तो आपका आंसर होगा सभा एंड समिति। दिस इज आस्क्ड। तो सभा समिति दो इम्पॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी जिनकी मदद से राजन अपने कबीले का संचालन किया करता था। द ऋग्वैदिक आर्यंस वर मोर इन्वॉल्व इन एनिमल रियरिंग। वो पशुपालन ज़्यादा करते हैं, उनका मुख्य काम पशुपालन है और उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पशु गाय होता था, गाय होती थी। गाय पोजेशन ऑफ गाय वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाय को ऋग्वेद में अघन्य भी कहा गया है, नॉट टू बी किल्ड। गाय को ऋग्वेद में अघन्य भी कहा गया है, नॉट टू बी किल्ड, मतलब ये हमारा पोजेशन है, इंपॉर्टेंट एसेट है, ये ख़त्म होना नहीं चाहिए। तो ऋग्वैदिक आर्यंस की लाइफ गाय के इर्द गिर्द घूमती है। जितनी ज़्यादा गाय जिसके पास है वो उतना रिच माना जाता है। तो काउ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ आर्यंस एंड होल फोकस वॉज ऑन पशुपालन। पशुपालन पे वो काम करते हैं। और पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पास्चर लैंड्स, चारगाह भूमि। तो वो चारगाह भूमि की खोज में रहते हैं, इसलिए लाइफ सेटल्ड नहीं है। जब तक ग्रीनर पास्चर्स हैं, हरित भूमि है, वो रहते हैं वहाँ, उसके बाद वो मूव कर जाते हैं और जहाँ पर चारगाह भूमि ज़्यादा है, जहाँ पशु चर सकते हैं, वहीं वो अपना डेरा डाल देते हैं। तो ट्राइबल लाइफ, सेमी नोमैडिक लाइफ है, वो घूम घूम के जीवन व्यतीत करते हैं और यही नदियों का जो क्षेत्र है इसी के आसपास वो रहते हैं इस पीरियड में। तो ये बताया गया। ऋग्वेद के 10th मंडल में एक मंत्र है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से सोसाइटी में 4 वर्ण आए। जो वर्ण व्यवस्था है भारतीय समाज की, उसका ओरिजिन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। उन्होंने कहा समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इस मंत्र में बताया जा रहा है कि ऑल दीज 4 वर्णास ऑफ द सोसाइटी इमर्ज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए कॉस्मिक मैन। एक विराट पुरुष के बॉडी पार्ट्स से निकले हैं ये 4 वर्ण। ऐसा 10वें मंडल में बताया गया। किसके? ऋग्वेद के। ऋग्वेद की 10th बुक में ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 तो बहुत कॉमनली नोन है, बॉडी पार्ट से निकलते हैं 4 वर्ण, तो समाज वर्णों में बढ़ जाता है आगे चलकर। ये 10वें मंडल में बताया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऋग्वैदिक पीरियड के। चेंज ओवर होता है, और लेटर वैदिक एज, बाकी जितनी किताबें हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण और जितनी किताबें हैं, उससे लेटर वैदिक एज के बारे में पता लगता है। मतलब 1000 BC से 600 BC तक। अब लेटर वैदिक एज में ये जो आर्य पंजाब क्षेत्र में रहते हैं, ये मूव कर जाते हैं पूर्वी दिशा में, और पूर्वी दिशा में मूव करते हैं तो ये पहुंच जाते हैं गंगा यमुना रीजन। अब ये पंजाब से मूव किए हैं और गंगा यमुना रीजन में रहने लगते हैं। बिहार से लेकर वेस्टर्न यूपी तक का क्षेत्र अब बाद वाले आर्यंस का क्षेत्र है। अब ये यहाँ रहते हैं। अब पंजाब में उतना फोकस नहीं है, सारा फोकस गंगा यमुना क्षेत्र में है। और जब ये ईस्टर्न इंडिया की तरफ पहुँचते हैं तो इनको पता लगता है आयरन के बारे में। दे गॉट टू नो अबाउट नॉलेज ऑफ आयरन। अब आयरन की नॉलेज आ जाती है और आयरन से तो फिर सभी कुछ चेंज होने लगता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनते जाएंगे, वेपन्स बनते जाएंगे, स्टेट सिस्टम बन जाएगा, किंगडम्स बन जाएंगे। आयरन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सा मेटल इंडस सिविलाइजेशन में नहीं जाना जाता था, तो कॉपर तो जानते थे, आयरन के बारे में नॉलेज नहीं थी। ऋग्वैदिक पीरियड में कौन सा मेटल नहीं जानते थे? आयरन नहीं जानते थे। आयरन के बारे में सही पता लगता है उत्तर वैदिक काल में, मतलब 1000 BC के बाद आयरन की नॉलेज आने लगती है। और जो सारी माइंस कहाँ पे आयरन की? ईस्टर्न इंडिया में है ज़्यादातर माइंस, झारखंड एंड उड़ीसा, ऑल दीज एरियाज। तो बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में पहुँच के इनको आयरन के बारे में पता लगता है और आयरन सब कुछ चेंज कर देता है। तो अब यहाँ पर ये एग्रीकल्चर मेन हो जाता है। अब इनकी मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है।
अब पशुपालन तो है ही, लेकिन पशुपालन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर है। अब सारा फोकस किस पे है? एग्रीकल्चर पे सारा फोकस हो जाता है। अब आर्यंस एग्रीकल्चर पे काम करने लगते हैं एंड दे वर मोर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ राइस। ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा पैदा कौन सी क्रॉप होती है? राइस होती है। राइस, अब राइस के बारे में पता लग जाता है। गेहूं तो पहले भी उगाते थे, बारले भी पहले उगाते थे, अब चावल की खेती बड़े स्तर पे होने लगी है। वैसे भी देखें तो चावल की खेती की जो बेल्ट है वो ईस्टर्न इंडिया में ही है। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक चावल ज़्यादा पैदा होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑल द रिवर्स फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। सारी रिवर्स इधर की तरफ हैं और चावल के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो राइस कल्टीवेशन शुरू हो जाता है। एग्रीकल्चर हैड बिकम देयर मेन ऑक्यूपेशन। अब उनका सारा ध्यान एग्रीकल्चर पे होने लगता है और जिसकी वजह से अब ये सेटल्ड लाइफ जीने लगते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में का बेस्ट आउटपुट लाने के लिए एक जगह रहना ज़रूरी है। अब ये घूम घूम कर जैसे सेमी नोमैडिक लाइफ थी ऋग्वैदिक पीरियड में, वो संभव नहीं है। अब इनकी लाइफ सेटल्ड होने लगती है, अब ये सेटल्ड लाइफ जीने लगते हैं। तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस होने लगा। पशु अभी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पशु के बिना एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, लेकिन अब एग्रीकल्चर में भी काम ज़्यादा होने लगा है। रिलीजन में एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। मंत्र बोलना है, लेकिन साथ साथ मैंने बताया था वैदिक लिटरेचर में यज्ञ क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अब यज्ञों पे बड़ा फोकस होने लगा है और 3 इंपॉर्टेंट यज्ञ इन दिनों बनाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एक यज्ञ कहलाता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब होता है रॉयल कोरोनेशन, शाही राज्याभिषेक। ये क्वेश्चन आता है। राजसूय मीन्स व्हाट? रॉयल कोरोनेशन सेरेमनी। तो एक यज्ञ है राजसूय यज्ञ, एक यज्ञ है वाजपेया सेक्रीफाइस। इसका मतलब होता है ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। ये यज्ञ हैं, ये अब यज्ञों पे ज़्यादा जोर होता है। वाजपेया विजित होने का, पे ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। एंड सबसे बड़ा यज्ञ कहलाता था अश्वमेध सेक्रीफाइस, हॉर्स सेक्रीफाइस, हॉर्स सेक्रीफाइस। अब ज़्यादा वज़न जो है वो यज्ञों पे हो गया है और यज्ञों में पशुओं की बलि दिया जाना और कर्मकांडीय धर्म डेवलप हो गया था, वैदिक लिटरेचर ने बताया। और कर्मकांडीय धर्म में दान दक्षिणा का महत्व बहुत होता है। और चावल, और यज्ञों में चावल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चावल डाला जाता है, अक्षत डाला जाता है। तो चावल क्योंकि पैदा ज़्यादा होता है तो चावल का रिलीजियस वैल्यू भी होने लगी इसी वजह से। तो ये अब यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं इन द लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पर अब 33 गॉड्स की जगह 3 गॉड्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। प्रजापति, जिन्हें आज ब्रह्मा कहते हैं, रुद्र लॉर्ड शिव और विष्णु लॉर्ड विष्णु। तो ये 3 गॉड्स आगे चल के इनकी ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स डेवलप हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स हो जाएंगे। ऋग्वैदिक पीरियड में इन 3 गॉड्स की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते थे, वहाँ इंद्र और अग्नि को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो कुछ कर्मकांडीय धर्म ज़्यादा डेवलप होने लगा है इस पीरियड में। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वैदिक कल्चर वैदिक लिटरेचर से निकला और कुछ ये डेवलप होने लगा है। एग्रीकल्चर हैड बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन हैड बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अश्वमेध सेक्रीफाइस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अश्वमेध सेक्रीफाइस का मतलब है कि वो राजा, वो राज्य पहले कबीलों में बटे हुए थे, वो राजा, वो राज्य जो और राज्यों को घेरना चाहता है वो करेगा अश्वमेध सेक्रीफाइस। मतलब उनकी सेना घोड़े के साथ चलेगी, मतलब उनकी सेना दूसरे राज्य में जाएगी। अगर इस राज्य ने इस अश्वमेध यज्ञ करने वाले को हरा दिया तो ये राजा राजाओं का राजा बनने योग्य नहीं है। तो साल भर जहाँ जहाँ ये उनकी आर्मी, मतलब घोड़ा या आर्मी घोड़े को लीड करती थी, पीछे आर्मी होती थी, जहाँ जहाँ ये आर्मी एंटर कर जाएगी और विजित रहेगी, हारेगी नहीं, वो सारा क्षेत्र किसका हो जाएगा? इस राज्य का हो जाएगा। मतलब चक्रवर्ती राजा
बनने का जो सिस्टम था वो कहलाता था अश्वमेध सेक्रीफाइस। इसलिए जो अश्वमेध सेक्रीफाइस संपन्न कर लिया करते थे उन्हें एम्परर माना जाता था, चक्रवर्ती राजा माना जाता था। इसके लिए इसका संपन्न होना ज़रूरी है। उसका पॉलिटिकल मीनिंग ये है कि द बिगर स्टेट्स यूज्ड टू कैप्चर इन स्मॉलर स्टेट्स बाय सेंडिंग देयर आर्मी। If they are defeated, obviously they cannot become kings. If they keep on winning, obviously whatever land they have won became their kingdom. This way, smaller kingdoms became bigger kingdoms. इसलिए जब वैदिक एज खत्म होती है 600 BC में, तो हम देखते हैं कि भारत बटा हुआ था षोडश महाजनपदों में। भारत बटा हुआ है 16 बड़े राज्यों में। ये छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े राज्य हो गए हैं और पूरा भारत बटा था षोडश महाजनपद। षोडश माने संस्कृत में 16, षोडश महाजनपदों में। तो ये वैदिक पीरियड का मैंने कुछ और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर वैदिक पीरियड। आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दी हैं। हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ना आएँ, लेकिन ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, आयरन वगैरह है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके मीनिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़रूर आप इसको याद रखेंगे। ये पीरियड ख़त्म हुआ वैदिक एज का, और इस तरीके से 600 BC का पीरियड आ जाता है, जिसे कहते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसे कहते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का काल। मतलब जब वैदिक एज खत्म होती है तो उसे कहते हैं परिवर्तन का काल। मतलब परिवर्तन हुए हैं। क्या परिवर्तन हुए? पहला परिवर्तन धार्मिक था, रिलीजियस चेंज। रिलीजियस चेंज क्या हुआ? नए संप्रदाय बने हैं, नए संप्रदाय बने हैं। और दूसरा था पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज क्या था? स्टेट फॉर्मेशन। अभी बताता हूं, ध्यान से सुनते रहिए। वैदिक धर्म में कर्म कांड बहुत होते थे, पशुओं की बलि होती थी, दान दक्षिणा बहुत है। मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स पाने के लिए यज्ञ कराना ज़रूरी है, और यज्ञ हर एक के लिए संभव नहीं था, उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व हुआ करता था। पशुओं को मारना है, हिंसा होनी है, इन चीज़ों के खिलाफ कुछ आर ही खड़े हो गए, उसके अगेंस्ट राइज करने लगे। उन्होंने कहा कि गॉड की ब्लेसिंग्स पाने के लिए यज्ञ क्रिया, कर्म कांड, पशुओं को मारना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से वैदिक धर्म के खिलाफ जो नए संप्रदाय उदित हुए उसे कहा गया धार्मिक परिवर्तन। और जो नए संप्रदाय थे वो थे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इस तरीके से ये था धार्मिक चेंज। नए धर्म किस धर्म के अगेंस्ट खड़े हुए थे? ये आर्य धर्म के अगेंस्ट, वैदिक धर्म के अगेंस्ट। और दोनों ने कहा अहिंसा, नॉन वायलेंस, दोनों का लॉजिक था। और दूसरा था पॉलिटिकल चेंज। स्टेट फॉर्मेशन हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे साधन उपलब्ध थे जिससे गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। अब वो ट्राइबल सिस्टम नहीं था, अब तो किंगडम हो गए हैं, टेरिटरी हो गई है, आर्मी है, आयरन है, पैसा है, वेल्थ है, एग्रीकल्चर से वेल्थ आ गई थी। अब वो टैक्सेशन सिस्टम है जिसकी मदद से अब किंगडम बनने लगे हैं। तो जब ये था पॉलिटिकल चेंज, तो 600 BC में हम देखते हैं कि स्टेट फॉर्मेशन हो गई है और पूरा भारत बटा हुआ है कितने राज्यों में? षोडश महाजनपदों में, ग्रेट स्टेट्स। और इन्हीं षोडश महाजनपदों में एक स्टेट था मगध। एक स्टेट था मगध। इन्हीं 16 में से एक बिहार, झारखंड, साउथ बिहार, मगध। और यहीं से मगध का उत्कर्ष शुरू होता है। यहीं से मगध बनता जाएगा, फैलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा अशोक के समय कि पूरा भारत ही बन गया है मगध एम्पायर। तो ये था पॉलिटिकल चेंज। तो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, तो वैदिक पीरियड के एंड को कहते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का काल। तो पहले देखते हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, फिर देखेंगे मगध एम्पायर। ये इस श्रृंखला में चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बुद्धिज़्म। तो नाउ बुद्धिज़्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बुद्धिज़्म इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध
सिद्धार्थ, क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इन 563 BC। कहाँ बॉर्न हुए थे? लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे। कब? 563 BC में। लुम्बिनी वॉज कैपिटल ऑफ कपिल वस्तु, नेपाल में। अब कपिल वस्तु की लुम्बिनी में वो पैदा हुए थे 563 BC में। टू फादर शुद्धोधन एंड मदर महामाया। ये फैक्चुअल हैं, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। उनके फादर थे शुद्धोधन और मदर का नाम माया देवी या महामाया था। फादर वॉज किंग ऑफ कपिलवस्तु, फादर वॉज किंग ऑफ कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु को रूल करने वाले कहलाते थे शाक्य। तो गौतम बुद्ध की ट्राइब क्या थी? शाक्य थी। तो वो शाक्य ट्राइब के किंग थे, और शाक्य वो लोग थे जो कपिलवस्तु पर रूल करते थे। तो उनके फादर शुद्धोधन थे और मदर महामाया थी। तो शुद्धोधन को बताया गया कि योर सन मे बिकम अ सेंट लेटर ऑन, तो सी दैट ही डज नॉट सी द सॉरोज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की प्रॉब्लम्स वो ना देखें। तो शुद्धोधन ने यह एश्योर किया था कि हिज सन शुड नॉट गो आउट ऑफ द पैलेस, और पैलेस में ही सारी लग्जरीज अवेलेबल करा दी जाएं, सो दैट माई सन शुड नॉट नो एनी काइंड ऑफ सॉरो। ये कोशिश की गई थी, लेकिन समथिंग एल्स वॉज डेस्टिन्ड टू बी देयर। यहाँ पर यह भी ऐड करिए कि उनकी बर्थ के बाद उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो उनको पालन पोषण किया उनकी मौसी ने, फॉस्टर मदर ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। उनको पालन पोषण करने वाली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था, उनकी मौसी थी, उन्होंने उनको पालन पोषण किया। उनके वाइफ का नाम यशोधरा था और उनके बेटे का नाम राहुल था। ये सब फैक्चुअल नॉलेज है। उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, उनके बेटे का नाम राहुल था। तो फाइनली समहाउ सिद्धार्थ लेफ्ट होम। बताया गया वो जिज्ञासावश इस दुनिया को देखना चाहते थे कि दुनिया में और क्या है। वो सोचते थे कि वैसे तो मैं एक प्रिंस हूँ और कल मुझे राजा बनना है। अगर मैं प्रिंस हूँ और राजा बनना है तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा के पास तो सारे ऐश्वर्य होते हैं। फिर भी मैं फील करता हूँ कि मुझे दुख है। इसका कारण क्या है वो ये जानना चाहते हैं। इसलिए वो फाइनली घर छोड़ देते हैं। 29 साल की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था अपने घोड़े कंटक पर। उनके घोड़े का नाम कंटक था, और बुद्धिज़्म में हॉर्स एक सिंबल है। हॉर्स का मतलब होता है परित्याग, मतलब उन्होंने दुनियावी जीवन से त्याग दिया था। तो घोड़े का मतलब, उनके घोड़े का नाम कंटक था। घोड़े पे अपना घर छोड़ा था। बाद में घोड़े को वो वापस भेज देते हैं, पैदल चलने लगते हैं। तो कंटक मतलब घोड़े का मतलब, अशोक के जो जितने भी आर्ट है, मौर्यन आर्ट, उसमें घोड़ा दिखाया गया है। तो घोड़े का मतलब होता है गौतम बुद्ध ने दुनियावी जीवन से अपने आप को पीछे खींचा था, मतलब परित्याग किया था। तो वो अपना घर छोड़ देते हैं। उन्होंने 4 दृश्य देखे और इन 4 दृश्यों ने उनका जीवन बदल दिया। तो इसकी सीरीज़ आती है कि किस ऑर्डर में इनको देखा था। सबसे पहले उन्होंने ओल्ड मैन को देखा, फिर उन्होंने सिक मैन को देखा, फिर उन्होंने डेड बॉडी, और लास्ट में वो एसेटिक सन्यासी। वो सोचा ही करते थे दुनिया में दुख के अलावा कुछ और नहीं है, और जब बाहर जाते हैं तो उन्हें दुख ही दिखाई पड़ता है। ओल्ड अवस्था, जीवन की अगला जो वो है स्टेज है, वो भी दुख से भरा हुआ है। बीमार व्यक्ति भी दुख का ही एक सिंबल है, प्रमाण है। डेड बॉडी भी एक दुख का ही कारण बनती है। लेकिन ये जो सन्यासी है, ये क्यों इतना खुश है, पता करते हैं। सन्यासी कहता है मैं किसी से भी बॉन्डेड नहीं हूँ, मेरा दुनिया में किसी से भी कोई बॉन्ड नहीं है, मुझे किसी चीज़ के लिए अट्रैक्शन नहीं है, मैं इन चीज़ों से परे हूँ, क्योंकि मैंने कोई बंधन नहीं बांधा हुआ है इस विश्व दुनिया में, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ।
वो समझ जाते हैं, उनको मूल मंत्र मिल गया और वो बन जाते हैं क्या, सन्यासी। तो आपको ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले ओल्ड मैन देखा, फिर सिक मैन, फिर डेड बॉडी, एंड फाइनली ही सॉ एन एसेटिक। एंड एसेटिक वॉज वेरी हैप्पी एज ही वॉज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बॉन्ड्स। वो चेन में बंधे हुए नहीं थे, दुनिया की किसी भी ऐश्वर्य या लग्जरी या वेल्थ से उनको कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए वो फ्री हैं। एंड फ्री मैन डेफिनेटली बिकम्स हैप्पी। तो ही वॉन्टेड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम सॉरो एंड ही डिसाइडेड टू बिकम एन एसेटिक। तो वो सन्यासी बनने का सोचते हैं। दिस वे गौतम बुद्ध 29 साल की अवस्था में निकले और दुनिया का सही स्वरूप देख लेते हैं। 6 साल तक वो इधर उधर भ्रमण करते रहेंगे और इन्हीं पीरियड के दौरान उनको मेडिटेशन सिखाया उनके टीचर अलार कल्म ने। ये आपको याद रखना है, उनको मेडिटेशन सिखाया था उनके टीचर अलार कल्म ने। अलार कल्म नाम के टीचर से उन्होंने सीखा था मेडिटेशन। 6 साल के बाद एट गया अंडर ए पीपल ट्री, वो सच्चे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। मतलब 29 साल में घर छोड़ा था और 6 साल भटकने के बाद गया में पीपल वृक्ष के नीचे ही वेंट इनटू डीप मेडिटेशन। मेडिटेशन में वो गए हैं और कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद उनको प्राप्त हुआ है एनलाइटनमेंट। उनको ज्ञान चक्षुओं पर प्रकाश पड़ा है, ये अंधकार गया, अज्ञानता गई। एंड आई हैव बीन इल्यूमिनेटेड, मेरे ऊपर ज्ञान आया है, मेरे ऊपर प्रकाश में हुआ हूँ, एनलाइटन हुआ हूँ। और जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोला गया बुद्ध। इसलिए वो बुद्ध कहाँ बने थे, वो बुद्ध बने थे गया में। इसलिए गया को क्या कहते हैं, बोध गया। यहाँ वो बोधि बने थे, यहाँ वो बुद्ध बने थे। पीपल वृक्ष को कहते हैं बोधि वृक्ष, क्योंकि इसके नीचे वो बोधि बने थे, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्धा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्ध शब्द मीन्स व्हाट, तो आपका आंसर है द एनलाइटेंड वन। जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहते हैं बुद्ध। सो ही बिकेम फाइनली बुद्ध। सिद्धार्थ बिकेम बुद्ध मीन्स ही पजेस्ड सुप्रीम नॉलेज। तो गया में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ उनको सब कुछ पता लगा है, इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सच्चाई पता लगी है, इसका फाइनल एम पता लगा है। अब गया से वो सीधे जाते हैं सारनाथ। गया से वो सीधे जाते हैं सारनाथ, और सारनाथ में उन्होंने दिया है प्रथम उपदेश। गया से कहाँ गए हैं, सारनाथ। सारनाथ में दिया है उन्होंने अपना प्रथम उपदेश। और इस इवेंट को बुद्धिज्म में कहा जाता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। इस इवेंट को बुद्धिज्म में कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब उन्होंने आज प्रथम उपदेश दिया है और आज से बुद्धिज्म शुरू हो गया। मतलब उन्होंने धर्म के चक्र को आज मोशन दे दिया। सो बुद्धिज्म बिगेन नॉट फ्रॉम गया, बुद्धिज्म बिगेन फ्रॉम सारनाथ व्हेन ही डिलीवर्ड द फर्स्ट सरमन। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है, इसे कहते हैं सेटिंग इनटू मोशन द व्हील ऑफ माई लॉ एंड माई रिलीजन विल गो ऑन एंड गो ऑन, ही सेड। तो दिस इवेंट इज कॉल्ड टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, दैट इज delivering the first sermon to 5 disciples was the beginning of Buddhism, and the Buddhism began from Sarnath, not गया। जो प्रथम उपदेश है इसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म। अब वो सारी जगह गए हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में वो इधर उधर जाते हैं। बहुत सारे कॉमन लोग उनके शिष्य बनते हैं, बहुत सारे राजा उनके शिष्य बनते हैं। अंगुलीमाल नाम का डाकू उनका शिष्य बनता है, वैशाली की नर्तकी आम्रपाली उनकी शिष्य बनती है। दिस वे फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एवरीबडी बिकेम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म as Buddha used to propagate his thought here and there. Buddha died at कुशीनगर। फाइनली उनकी डेथ होती है कुशीनगर में 483 BC में। उन्होंने कुछ खाया है, वो पोर्क भी हो सकता है या कुछ पॉइजनस चीज़ थी जिससे उनको बीमारी हुई है। और 483 BC में 80 साल की अवस्था में कुशीनगर में उनको हुआ है महापरिनिर्वाण, मतलब डेथ। ये भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है।
PhD एग्जाम में आ चुका है कि क्वेश्चन आया वेयर डिड बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण, मतलब कहाँ उनकी डेथ हुई थी। आप लिखेंगे कुशीनगर, यूपी में कुशीनगर में उनकी डेथ हो जाती है। तो 3 इंपॉर्टेंट शहर जो उनसे संबंधित हैं, गया, गया के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद कुशीनगर। तो 80 साल की अवस्था में उनकी डेथ हो जाती है। महापरिनिर्वाण इनकी डेथ को कहा जाता है। ये उनके जीवन की कुछ जीवनी की कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। ये उनकी लाइफ के बारे में कुछ हुआ करता है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट हिज लाइफ। ये आप समझ गए होंगे। नाउ बुद्धिज़्म की इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग कहलाती है 4 नोबल ट्रुथ्स। आपसे पूछा जाए किस धर्म में 4 सत्य बताए जाते हैं, 4 आर्य सत्य बताए जाते हैं, आप बोलेंगे बुद्धिज़्म में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग है 4 नोबल ट्रुथ्स। क्या क्या हैं? सबसे पहले द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोस। बुद्ध ने ये कहा कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोस। इस दुनिया में दुख ही दुख है। एंड ऑल दीज सॉरोज आर कॉज्ड बाई ऑल दीज सॉरोज आर कॉज्ड बाई डिज़ायर्स। हम इच्छा करते हैं, डिज़ायर करते हैं, और डिज़ायर फुलफिल नहीं होती तो वी बिकम व्हाट? sorrowful. So the cause of sorrows is what? Desires. If controlled, और अगर हम सॉरोस को, डिज़ायर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो नहीं होगी कोई सॉरोस, नहीं होगा कोई दुख। कैसे कंट्रोल करेंगे डिज़ायर्स को? फॉलो 8-fold path. Follow 8-fold path. To control desires, to get rid of sorrows, one should follow my अष्टांगिका मार्ग, 8-fold path. अष्टांगिका मार्ग बुद्ध ने बताया। अष्टांगिका मार्ग, ऑल्सो कॉल्ड मिडिल पाथ। आसान रास्ता है, बहुत कठिन नहीं है, ना बहुत आसान है ना बहुत कठिन है, इसलिए नाम रखा गया उसका मध्यम मार्ग। तो किस धर्म में बताया जाता है मध्यम मार्ग? बुद्धिज़्म में बताया जाता है। बुद्ध ने अपने रास्ते को मध्यम मार्ग कहा, 8-fold पाथ, अष्टांगिका मार्ग इसे कहा गया। ये कहलाते हैं 4 आर्य सत्य। दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज एंड ऑल दीज सॉरोज ऑफ सफरिंग्स आर कॉज्ड बाई desires. If we don't desire anything, definitely we will not be sorrowful. And if you control the desires, you will get rid of all sorrows. And how to do it? Follow my 8-fold path. Right aim हो, right vision हो, right वाणी हो, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक उद्देश्य, सम्यक सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, सम्यक विचार, लाइक दिस, सब कुछ राइट हो। राइट 8 चीज़ें राइट हैं। अगर ये 8 चीज़ें राइट होंगी तो व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो जाएगा, उसे दुख नहीं होगा। इन चारों को कहते हैं द कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म, 4 आर्य सत्य। ये याद रखना है। 4 ट्रुथ्स या नोबल ना भी लगा हो, 4 ट्रुथ इज द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज कॉज्ड बाय डिजायर्स। इफ सॉरोज आर desires are controlled, sorrows are gone, and one should follow 8-fold path. 8-fold path is also called middle path, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग भी इसको कहा जाता है। तो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। आपने बना लिया होगा, लिख लिया होगा। सो दिस इज दिस। नाउ बुद्धिज़्म में no belief in God and soul
गॉड और सोल में कोई बिलीफ नहीं है। ये जितने धर्म हैं जो वैदिक धर्म के अगेंस्ट हुए इन्हें नास्तिक धर्म कहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं, हेटेरोडॉक्स कहते हैं। इनका गॉड और सोल में कोई विश्वास नहीं है। बुद्ध ने कहा एनीबडी कैन फॉलो माई रिलीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट। वैदिक धर्म में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, बुद्ध ने कास्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी। नो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस वॉज फॉलोड बाई हिम। अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए ही फाउंडेड बुद्धिस्ट संघ। उन्होंने एक बौद्ध संघ बनाया है। ही फाउंडेड बुद्धिस्ट संघ मतलब भिक्षुओं का एक दल बनाया है, संघ, ताकि धर्म आगे जाए। संघ के मेंबर कहलाते थे भिक्षु। संघ के मेंबर कहलाते थे भिक्षु। बौद्ध संघ के पहले मेंबर कौन थे? गौतम बुद्ध खुद प्रथम भिक्षु वही होते थे, और उनकी जो माता थी प्रजापति गौतमी वो पहली भिक्षुणी थी, वो फीमेल मेंबर थी संघ की। और उनके सबसे इम्पॉर्टेंट शिष्य थे आनंद। उनके सबसे इम्पॉर्टेंट शिष्य थे आनंद। उनके सबसे इम्पॉर्टेंट डिसाइपल आनंद होते थे। संघ के मेंबर वॉज आनंद। तो उन्होंने एक बौद्ध संघ बनाया है ताकि धर्म आगे बढ़ सके। तो ये कुछ और चीज़ें हैं उनकी टीचिंग्स के बारे में, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में। नाउ गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद अब प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन कैसे आगे बढ़ेगा, इस धर्म को कैसे आगे ले जाएंगे। तो उनकी डेथ के बाद शुरू हो जाती हैं ऑर्गेनाइज होना बुद्धिस्ट काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बौद्ध संगतियाँ, याद रखना है, हो चुकी हैं 4 बौद्ध संगति। समय समय पर ये जो संघ है, भिक्षु हैं, इन्होंने मीटिंग्स की हैं ताकि रिलीजन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर ये बुद्धिस्ट काउंसिल है। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आप उसे बनाएंगे और याद करेंगे। तो सबसे पहले तो कौन सी मीटिंग कहाँ हुई, प्लेस क्या थी, उस मीटिंग का चेयरमैन कौन था, किस बौद्ध भिक्षु ने उसकी अध्यक्षता की, किस राजा ने वो मीटिंग बुलवाई और क्या उसका आउटकम था, उस मीटिंग का क्या रिजल्ट आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी। तो उनकी डेथ के तुरंत बाद होती है प्रथम बौद्ध संगति। जस्ट आफ्टर इज डेथ 483 BC प्रथम बौद्ध संगति होती है। और पहली मीटिंग का प्लेस थी राजगृह, राजगीर। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कॉल्ड इन राजगीर, चेयर्ड बाई ए बुद्धिस्ट मॉन्क महाकश्यप। ये एग्जाम में आ चुका है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज चेयर्ड बाई महाकश्यप। और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने वाले राजा का नाम अजात शत्रु। मगध का राजा इन दिनों अजात शत्रु है। मतलब बुद्ध की डेथ 483 BC में हुई थी, तो उसी साल बुलाई गई है प्रथम बौद्ध संगति। अजात शत्रु मगध का राजा है, उसने बुलवाई है राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और लिखी गई हैं होली बुक्स पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। पाली संस्कृत का टूटा फूटा रूप होती है पाली भाषा, तो पाली लिटरेचर इसे ही बोल देते हैं। तो 2 किताबें लिखी गई हैं, सूत पिटक एंड विनय पिटक। पाली लैंग्वेज में पिटक का मतलब होता है बास्केट। इनको पत्तों पर लिखा जाता था और बास्केट में रखते थे, तो नाम पड़ गया पिटक साहित्य। तो 2 किताबों पे काम हुआ है, सूत पिटक और विनय पिटक। अब सूत पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, मैं आपको अभी बता दूंगा। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में होली बुक्स लिखी गई हैं ताकि धर्म को रास्ता दिखाया जा सके, धर्म को रेगुलेट कर सके। तो 2 किताबें लिखी गई हैं, सूत पिटक एंड विनय पिटक, पहली काउंसिल में। इसलिए बुलाई गई थी कि हमारे पास वो लिटरेचर तो हो जिससे हम धर्म को आगे ले जाएंगे। दैट वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर होती है वैशाली में। वैशाली मतलब मुजफ्फरपुर, नॉर्थ बिहार। दूसरी मीटिंग होती है वैशाली में। इसका चेयरमैन है बुद्धिस्ट मॉन्क सबा कमी
अब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, महाकश्यप तो पूछा जा चुका है क्योंकि पहली काउंसिल थी। सभा कमी जान लीजिए, सभा कमी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सभा कमी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन है और इसको बुलाया है, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया है मगध के राजा काल अशोक ने। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन दिनों मगध का राजा है काल अशोक और इसमें मीटिंग में डिवीज़न हो गया है, आइडियोलॉजिकल डिवीज़न हो गया है। मतलब 100 साल बाद हुई थी, 383 BC में हुई थी और 100 सालों में ऐसे विचार उठने लगे हैं कि रिलीजन में परिवर्तन आना चाहिए। तो कुछ मॉन्क कह रहे हैं संघ के मेंबर कि परिवर्तन आए, कुछ कहते हैं परिवर्तन ना आए। तो परिवर्तन आए ना आए इसके लिए मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग में 2 विचार रखे गए और दोनों मान लिए गए। एक विचार कहलाया थेरावादी और दूसरा कहलाया महासंघिक। कुछ कह रहे हैं ओल्ड रिलीजन ही फॉलो होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। पाली में थेरा का मतलब होता है बुद्ध, थेरा का मतलब होता है बुद्ध। कुछ तो थेरावादी है, मतलब बुद्ध को एज इट इज़ फॉलो करेंगे। कुछ महासंघिक हैं, ये कह रहे हैं कुछ तो परिवर्तन समय के साथ आने ही चाहिए। तो बुद्धिस्ट रिलीजन में 2 विचार बन गए हैं। ओल्ड विचार कहलाता था थेरावादी और नया विचार कहलाता था महासंघिक। ये चेंज ऑफ थॉट हुआ है इन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रही थी, इसको रिजॉल्व किया और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बोल दिया गया आप अपने विचार से चलिए, आप अपने विचार से चलिए। संघ एक है, विचार 2 हो गए थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में। इसका चेयरमैन है बुद्धिस्ट मॉन्क तिस्सा और इसको बुलवाया है मगध के राजा अशोक ने। अशोक ऑर्गेनाइज्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन हिज कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र इन 250 BC और अशोक के समय थर्ड होली बुक लिखी जाती है अभिधम्म पिटक। 3 किताबें हो जाती हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। तो अशोक के समय तिस्सा चेयरमैन है और तीसरी होली बुक लिखी जाती है अभिधम्म पिटक। और फिर फोर्थ काउंसिल होती है कश्मीर में वसुमित्र। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, आप ही जैसे एग्ज़ाम्स में आ चुका है। चौथी काउंसिल का चेयरमैन है वसुमित्र और इस समय राजा है कनिष्क। कनिष्क ने बुलवाई है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कश्मीर में कहीं ऑर्गेनाइज होती है और यहाँ पर डिवीज़न और बड़ा हो गया और संघ ही टूट गया। एक बुद्धिज़्म कहलाया हीनयान, दूसरा बुद्धिज़्म कहलाया महायान। अब तो संघ भी 2 हो गए हैं, मतलब थेरावादी वाले बन गए हैं हीनयान और महासंघिक वाले बन गए हैं महायान। अब 2 बुद्धिज़्म हो गए हैं हीनयान एंड महायान। तो कनिष्क के समय एक नया बुद्धिज़्म आता है, उसका नाम था महायान। ओल्ड थॉट इज़ हीनयान एंड न्यू थॉट इज़ महायान। दिस वे ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं समय समय पर, मतलब संघ की मीटिंग हुई है। तो इनके वेन्यूज़ वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, चेयरमैन यही इंपॉर्टेंट है, अशोक इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु इंपॉर्टेंट है और लिटरेचर लिखा गया और बुद्धिज़्म में डिवीज़न होने लगा। कुछ ये आउटकम रहा इन 4 मीटिंग्स का। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दिस इज़ बुद्धिस्ट काउंसिल्स। अब लिटरेचर क्या था और ये डिविजन्स क्या थे ये देख लेते हैं। नाउ रिलीजियस लिटरेचर किस भाषा में? पाली में। तो एक किताब का नाम सूत्र पिटक। इट कंटेन्स सरमन्स ऑफ बुद्ध, मतलब बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहलाता था सूत्र पिटक। उन्होंने जो टीचिंग्स दी थी, उनके जो उपदेश थे, उनका संग्रह कहलाता था सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में ही कुछ कहानियां हैं जिन्हें कहते हैं जातक कथाएं, बर्थ स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्ध। मतलब पशु पक्षियों के माध्यम से कुछ नैतिक शिक्षा देने का जो कोशिश है उसे कहते हैं
जातक कथाएं। तो जातक कथाएं किस धर्म में लिखी गई थी? बुद्धिज्म में। किस किताब का पार्ट थी? सूत्र पिटक का। किस भाषा में थी ओरिजिनली? पाली में। तो जातक कथाओं में गौतम बुद्ध को प्रीवियस स्टोरीज बर्थ में दिखाया गया है पशु पक्षी के माध्यम से, और हर स्टोरी से कोई ना कोई नैतिक शिक्षा मिलती है। तो इसका जातक कथाएं, ओल्डेस्ट मॉरल लेसन्स इन द इंडियन लिटरेचर इज जातक कथाएं, पार्ट ऑफ सूत्र पिटक। तो सूत्र पिटक कंटेन्स टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, पहली किताब। दूसरी विनय पिटक, रूल्स फॉर संघ एंड मॉन्क्स। मॉन्क्स माने भिक्षु। भिक्षुओं का और संघ की जो नियमावली है उसे कहते थे विनय पिटक। तो ये लॉर्ड की टीचिंग्स हो गई और ये संघ के नियम है, संघ ऐसे चलेगा, ये संघ के नियम है। तो पहली मीटिंग में यही दो किताबें लिखी गई थी ताकि रिलीजन को रेगुलेट कर सके, तो विनय पिटक। और तीसरी किताब लिखी गई थी अशोक के समय, अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी दी हुई है, मतलब बुद्धिस्ट फिलॉसफी की किताब है अभिधम्म पिटक। तो ये तीन किताबें लिखी गई हैं और तीनों को मिला के कहते हैं त्रिपिटक। ये एग्जाम में आता है। त्रिपिटक इज द कोर लिटरेचर ऑफ विच रिलीजन? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक माने तीन पिटक, थ्री बास्केट्स। किसकी हैं? बुद्धिज्म का कोर लिटरेचर है। किस भाषा में? पाली में है। सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक कंटेन्स कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड। विनय पिटक इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर संघ एंड मॉन्क्स, कैसे चलेगा ये संघ, क्या उसके नियम हैं। अभिधम्म पिटक इज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। तो ये कहलाता है उनका धार्मिक साहित्य, और इसी में जातक कथाएं हैं वो सूत्र पिटक का पार्ट होती हैं। तो ये इनका कोर लिटरेचर कहलाता है, सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। तो ये फिलॉसफी की किताबें हैं, ये रूल्स हैं और ये सर्वंस हैं। नाउ बुद्धिज्म में सेक्ट्स हो गए, दो संप्रदाय हो गए, हीनयान स्मॉल व्हीकल। हीन माने छोटा, यान माने व्हीकल। तो इसका मतलब है स्मॉल व्हीकल। ओल्ड स्कूल मतलब जो चेंज नहीं चाहते थे, और ये सिंबल वर्शिप की बात करते हैं। मतलब ये कहते हैं लॉर्ड की पूजा तो होगी लेकिन सिंबल से होगी, दूसरा कोई मेथड इस्तेमाल नहीं होगा, और जो लॉर्ड ने कहा था वही फॉलो होगा। और इसका मतलब होता है छोटा यान, स्मॉल व्हीकल। इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे महायान, मतलब ग्रेटर व्हीकल, बड़ा यान। ये एग्जाम में आ जाता है आपके। स्मॉल व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल किस रिलीजन के संप्रदाय हैं? बुद्धिज्म के, मतलब हीनयान एंड महायान। ये नया स्कूल है, नया विचार है, और इन्होंने कहा है गौतम बुद्ध की पूजा हम मूर्ति के तौर पे भी करेंगे। इन्होंने शुरू कर दी है मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजा। ये महायान। तो फोर्थ काउंसिल में तो ये दो सेक्ट हो गए थे। आगे चलकर एक और स्कूल डेवलप हुआ, वज्रयान, मतलब 8th 9th सेंचुरी के आसपास बंगाल में। इसको समझिएगा, ये तो 1st सेंचुरी एडी में हो गए थे, कनिष्क के समय। ये 8th 9th सेंचुरी बंगाल में पाल राजा, इन समय बंगाल के राजा पाल हैं, पाल वंश रूल कर रहा है अर्ली मेडिवल एज में, 8th 9th सेंचुरी एडी में। पाल राजाओं ने एक नए बुद्धिज्म को संरक्षण दिया है, नाम है वज्रयान, और ये कहता है कि तंत्र मंत्र और यंत्र की मदद से भी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब तांत्रिक बुद्धिज्म को कहते हैं वज्रयान बुद्धिज्म। किन राजाओं के संरक्षण में हुआ? पाल राजाओं के संरक्षण में हुआ, जो बंगाल के शासक थे अर्ली मेडिवल एज में। इन्हीं में एक राजा है सबसे इम्पॉर्टेंट, धर्मपाल, और धर्मपाल ने वज्रयान बुद्धिज्म को सहारा देने के लिए एक सेंटर बनाया है जिसका नाम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है।
ये आपके एग्जाम में आ चुका है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय हुम? धर्मपाल। बेसिकली विक्रमशिला वॉज सेंटर ऑफ विच रिलीजन? बुद्धिज्म। विच बुद्धिज्म? वज्रयान बुद्धिज्म। विद द हेल्प ऑफ तंत्र मंत्र एंड यंत्र वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल सॉरोज, ऐसा बताया गया वज्रयान बुद्धिज्म में। यही बुद्धिज्म के 3 मेन स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, हीनयान, महायान एंड वज्रयान। ये बंगाल में चला। पाल राजाओं ने संरक्षण दिया। धर्मपाल सबसे इंपॉर्टेंट किंग, उसने एक सेंटर बनाया है विक्रमशिला, जो बाद में बन गया यूनिवर्सिटी लर्निंग सेंटर। हेंस विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाई राजा धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी एंड इट वॉज सेंटर ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। तो ये बुद्धिज्म के कुल स्कूल्स हैं, है ना, उनके सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं। तो ये 3 बुद्धिज्म हुआ करते हैं बुद्धिज्म में। नाउ बुद्धिस्ट आर्ट में आप 3 चीज़ें और देखिए। एक वह शब्द होता है चैत्य, एक होता है विहार और एक होता है स्तूप। ये आ जाता है। चैत्य का मतलब होता है बुद्धिस्ट टेम्पल, जहाँ पर बुद्ध पूजा अर्चना करते हैं उसे चैत्य कहते हैं। जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं उसे विहार कहते हैं। जहाँ वो विहार करते हैं इसे कहते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे रेजिडेंस मतलब विहार कहते हैं। और पार्थिव अवशेषों के ऊपर ये जो सेमी डोमिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं इसे कहते हैं स्तूप। दिस इज कॉल्ड स्तूप। ये प्रदक्षिणा पथ है, इसके चक्कर काटते हैं तो हम अपना प्रेयर करते हैं। ये बुद्धिज्म में माना जाता है। ये पार्थिव अवशेष है, पहले गौतम बुद्ध के लिए बने थे, बाद में इंपॉर्टेंट भिक्षुओं के लिए भी बनने लगे। तो स्तूप का मतलब है सेमी डोमिकल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ओवर मॉर्टल रिमेन्स। पार्थिव अवशेषों के ऊपर जो बन जाता है तो स्तूप होता है, सिंबल ऑफ फ्रीडम, साल्वेशन। तो ये स्तूप होता है। तो विहार माने होता है रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स, चैत्य माने होता है बुद्धिस्ट टेम्पल, जहाँ पर या तो स्तूप बना होगा या मूर्ति बनी होगी। अजंता गुफाएं इज ए कलेक्शन ऑफ चैत्य एंड विहार। कुछ गुफाएं चैत्य हुआ करते थे जहाँ छोटे छोटे स्तूप बने होंगे या मूर्ति होंगी, या उसी के बगल की गुफाओं में वो रहते थे तो रेजिडेंस हो जाते हैं। तो अजंता इज ए कलेक्शन ऑफ चैत्य एंड विहार और स्तूप। तो ये 3 टर्म्स हैं जो बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहलाती हैं, चैत्य, विहार एंड स्तूप। सो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। समझ में आ गया होगा आपके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो चलिए इसे यही वाइंड अप करते हैं। इसके नोट्स बना लिए होंगे, रिवाइज करिए बार बार। अगले लेक्चर में हम जैनिज्म और मगध एम्पायर को कवर करेंगे। तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर लेवल, इसको याद करिएगा। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना यह है कि prepon.in पर आप जाएंगे, प्रेपॉन की जो वेबसाइट है, तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, डेली टेस्ट सीरीज़। जो लोग हायर लेवल के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहें या कर रहे हों वो इस टेस्ट सीरीज़ को कर सकते हैं। ये फ्री है। डेली 50 क्वेश्चंस इसमें अपलोड होते हैं और आप ऑनलाइन उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हर सैटरडे को करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, तो यू कैन सॉल्व देम एट prepon.in वेबसाइट है हमारी, उस पर जाकर आप डेली टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ठीक है, आपसे जल्दी ही मैं और सब्जेक्ट्स का शेयर करूंगा, लिंक शेयर करूंगा, कल ही कर दूंगा, ताकि आप और सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करते चले जाए। हिस्ट्री पॉलिटी की जिम्मेदारी मेरी है। तो थैंक्स अ लॉट एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। रिवाइज, स्टडी लेस नंबर ऑफ सोर्सेज बट स्टडी देम रिपीटेडली। आपके सोर्सेज कम हो लेकिन बार बार पढ़ें। नंबर ऑफ सोर्सेज बहुत हो और हर एक को एक बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कुछ सोर्स हो जिनको बार बार पढ़ें, आपकी तैयारी बेस्ट होगी और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। सो रिड्यूस नंबर ऑफ सोर्सेज, चूज द गुड नंबर ऑफ सोर्सेज, रिपीट देम अगेन अगेन, रिवाइज देम अगेन एंड अगेन एंड सी दैट you are successful, rather than using more number of sources and reading them once at a time is a wrong method of preparation. So do this and become successful. All the best to you. अगले वीडियो में फिर और लेक्चर्स के साथ आएंगे। Thank you very much.